हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है 12 फरवरी को है, तो आपके पास समय नहीं है, तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका है। आप पूरी जी जान लगाकर और जो भी आपने पढ़ाई की है उसका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने आप को परख सकते हैं और जो भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो एडिटोरिया पब्लिकेशन से लिया गया है। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का हमारा लिंक वहाँ पे दिया गया है, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब जीएनपी होता क्या है? तो देश के नागरिकों के द्वारा एक अवधि में उत्पादित अंतिम सभी उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल को ही हम लोग कुल मूल के आकलन को जीएनपी के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि बाह्य अनुदान हो गया, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति हो गई, तो ये सारे आपके जीएनपी में शामिल होते हैं, लेकिन विदेशी निवासियों की आय इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रेजरी बिल को, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक पत्र को ये भी माना जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल को, म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक बिल को। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये डी आपका आंसर हो जाएगा। ये पांचों जो हैं इनको मार्केट इंस्ट्रूमेंट के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री / खरीद को कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है, तो ये सत्य है। वहीं हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है, ये गलत है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, ये भी गलत है। यानी इनमें कहा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जो होती है फ्रेंड 1945 में होगी और इसका हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वहीं वर्ल्ड बैंक की भी हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में कहा गया कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी कौन सा रिपोर्ट नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 में कहा गया ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने से है। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके परिभाषा से ही पता चल जाएगा कि ये जो ग्रामीण युवा हैं उनको रोजगार देने से इसका संबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। कहा गया पहला कि भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा संवैधानिक तरलता अनुपात SLR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाया जाता है
तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो। तो ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2 सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, देखेंगे। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कहा गया मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपयों की देनदारियां हैं। दूसरा है पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रेनएमबी ब्रांड है जिसे चीन में बेचा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपके जो हैं सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कारकों में किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है। तो विनिर्माण केंद्र बनने से कौन कौन रोका है। पहला कह रहा है MSME के लिए अनुकूल शर्तें बिल्कुल नहीं, ये सत्य है, ये रोका नहीं है। दूसरा कहा गया चाइनीज आयात के कारण भारत में विऔद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र पर जोर, व्यापार करने में आसानी का अभाव। तो 2, 3, 4 ये जो हैं विनिर्माणीकरण में रोका है, यानी 10 का ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। ये 2, 3, 4 ये बाधा है। 10 के बाद 11 नंबर देखेंगे। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है। तो बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है। तो मनुष्य के आहार नाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय और आंत। तो कौन सा नहीं है। तो यकृत इसमें नहीं है, मुख गुहा, अमाशय और आंत ये इसके और ग्रास नली इसके भाग होते हैं। अगला है मोटाबोलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा थायराइड द्वारा मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो सेक्रेटिन हार्मोन की बात करें तो ये स्रावित होता है ग्रहणी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है। तो सेरिब्रम में स्मरण क्षमता होता है, ऑप्शन नंबर ए। चेतना, स्मरण क्षमता और बुद्धि जो होती है मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। तो यूकैरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक वो जीव होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनका जो है जिनकी जो बॉडी होती है वो वेल डेवलप्ड नहीं होती। और यूकैरियोटिक जो होते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी बॉडी जो है होती है पूर्णतः विकसित होती है और ये कार्य करने में सक्षम होती है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि कहा गया कि उदाहरण नहीं है। तो कौन सा उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु इसका उदाहरण नहीं है। बाकी ईस्ट, मानव और शैवाल ये सारे जो होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव के उदाहरण हैं, जबकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शरीर की समन्वय प्रणाली है। तो शरीर की समन्वय प्रणाली हम बात करें तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो होती हैं समन्वय प्रणाली हैं, और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो मस्तिष्क का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। तो जल में अस्थायी कठोरता ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी MgHCO3 और CaSCO3 के कारण पाई जाती है, और कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों के कारण इसमें के कारण जो है यह कठोर होता है, इसमें कठोरता होती है और इसे उबाल कर दूर किया जा सकता है। यानी आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, यानी 1 और 2। नेक्स्ट है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो पहला है जी वाटर गैस। तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी आपका 1 का 4 हो जाएगा। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो मीथेन और इथेन
3 हो जाएगा। वहीं CNG की बात करें तो मीथेन, ऑप्शन नंबर ए, LPG, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ये आपके मैच हो जाएंगे। 19 के बाद 20 देख लेते हैं। कहा गया कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका SI मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है? तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के संचयन से ऐंठन आ जाती है। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों और लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है, और यह जब लाल रक्त कोशिका में जो है ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण जो होती है वो इंसानों को थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम्स बनता है? तो लाइसोसोम्स बनता है गोल्गी बॉडी से, और गोल्गी बॉडी को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक के रूप में भी जाना जाता है। वहीं राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जल का वाष्प में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें एक वस्तु को जो है पुनः उसके अपनी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सके, उसको हम लोग रासायनिक अवस्था के रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे दूध को दही में आप कन्वर्ट कर देंगे तो दही को दूध में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, यानी उसकी पूर्वावस्था में एक वस्तु को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। चपाती की बात करें तो चपाती को फिर आटा में कन्वर्जन करना संभव नहीं है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, जब लघुपथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा, जब लघुपथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा क्या होगी? पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, दोनों में क्लोरीन यौगिक पाया जाता है, ये सत्य है। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ध्वनि तरंग में ध्रुवण विद्यमान नहीं है, बाकी जो है सारे गुण विद्यमान होते हैं। अगला है उपास्थि, निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो उपास्थि की बात करें तो कंठ उपास्थि मतलब हड्डियां, तो हड्डियां जो होगी मूत्राशय में नहीं पाई जाएंगी, लेकिन कंठ, नासिका और कान में पाई जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो किसकी कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बाकी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें तो इनको मीटर में मेजर करते हैं, और दाब की बात करें तो या तो पास्कल में नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इनका मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम की बात करें तो राइबोफ्लाविन है। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो विटामिन C बोलते हैं। वहीं हम रेटिनॉल की बात करें तो रेटिनॉल को हम क्या बोलते हैं? तो इसको विटामिन ए के नाम से जानते हैं, और थायमिन को क्या बोलेंगे? विटामिन B1 के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है?
तो लौह अयस्क बताना है तो सीडराइट जो है लौह अयस्क होता है। केरामाइन डैश का एक अयस्क है, तो केरामाइन किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा जिंक का, जिंक यानी जस्ता का, ZnCO3 का। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाएगा? तो आंसर हो जाएगा तांबा कहलाएगा। तांबा रक्त में नहीं पाया जाता। लौह, मैग्नीशियम, क्रोमियम ये पाया जाता है। और रक्त का pH मान जो होता है वो 7.4 होता है और ये क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट है पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो आंसर हो जाएगा तना से ये प्राप्त होती है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो ये संविधान के आर्टिकल 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर राज्यसभा के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स वाद में ये स्पष्ट किया गया था 1980 में। अगला है जी, देश में पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग हुआ था? तो आंसर हो जाएगा केरल में। और केरल में 1982 में विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 250 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के समय संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद आपातकाल की बात करें तो 352, 356 और 360 ये 3 प्रकार के भारत में आपातकाल की व्यवस्था करी गई है। अगर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था? तो अंतरिम सरकार में शामिल कौन सा नहीं था? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सी राजगोपालाचारी ये अंतरिम सरकार में शामिल थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भी शामिल थे। जगजीवन राम BR अम्बेडकर ये शामिल नहीं थे। तो ये भी तो सत्य हैं, लेकिन 2 सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों का उल्लेख नहीं किया गया है? तो किन पदों का उल्लेख नहीं किया गया है इसमें बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ हम जाएंगे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कौन सा नहीं है? तो हम देखें आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातत्विक स्थल, सार्वजनिक व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समवर्ती सूची में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो यहाँ पे ABC का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध किया गया है। वहीं हम बात करें तो भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजातियों का क्षेत्र से ये संबंधित है। वहीं हम भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्य के संबंध से ये अनुसूची रिलेटेड है। और हम डी की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य का समागम से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कौन नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। बाकी केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होंगे वो जैसे लोकसभा का निर्माण होगा, यानी सांसद लोकसभा में चुन के पहुंचेंगे तो तुरंत जो होगा उन्हीं में से किन्हीं 2 को लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में
निर्वाचित किया जाएगा, चुना जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला है, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्यपालिका का विधान पालिका के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है, संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की स्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10, यानी टोटल आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में है 294, मध्य प्रदेश की बात करें तो ये है 230, बिहार की बात करें 243 और हम तमिलनाडु की बात करें 234। तो ओवरऑल यहाँ से बोला जाए तो सबसे अधिक हो गया पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निर्वाचन के संबंध में वीवीपैट का सही शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया था? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है किसानों को संगठित किया गया था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था और तक्षशिला का ही चाणक्य आचार्य हुआ करते थे। मौर्य काल में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे युद्ध क्षेत्र में युद्ध का नेतृत्व करने वाले को नायक बोला जाता था और वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था और सरकार की भूमि को सीता भूमि बोला जाता था। ये आपको बातें भी ध्यान रखनी हैं। अगला है, किसके सुझाव पर बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जॉन गार्डन, यानी यहाँ पे हम माफ़ कीजिएगा जॉन गार्डन कह रहा हूँ, जॉन शोर। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जॉन शोर के सुझाव पर बिहार में 1783 में भयानक अकाल पड़ा और इसी अकाल को फ्यूचर में ऐसी घटना हो, इसके लिए 1784 में जॉन शोर के सुझाव पर गोल घर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा सोन। अगला है जी, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है? जट जाटिन प्रचलित है, डोमकच प्रचलित है, समा चकेवा विदेशिया प्रचलित है। वहीं हम बात करें समा चकवा तो ये सभी सत्य हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी सत्य हैं, नलकूप का, तालाब का, नहर का और स्लूइस गेट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? मौलाना मजहरुल हक के द्वारा की गई थी और ये अरबी, ध्यान रखिएगा, यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है सदा, यानी सत्य, और आकत आश्रम, तो सत्य का आश्रम सदाकत आश्रम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन सा नहीं था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस और अच्युत पटवर्धन। तो ए, बी और सी ये तो संबंधित थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस साहब ये संबंधित नहीं थे। इनके द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो कह रहा संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार
का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो आंसर हो जाएगा बंगाल और दिल्ली के बीच संघर्ष का अखाड़ा ये बना रहा। अगला है जी, ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखी गई है वो लाला लाजपत राय के द्वारा ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स, उसके अलावा अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्ट सन, ये सारे जो हैं ये लाला लाजपत राय की कृति है, ये भी ध्यान रखनी है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल कौन सा नहीं था? तो आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद, ये सब शामिल थे। अहिंसा ये शामिल नहीं था। कौन सा शामिल नहीं था? तो पूछा गया कि कौन सा शामिल नहीं था, तो ये सारे शामिल थे। ए, बी, सी और डी शामिल हो जाएंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली खान के द्वारा स्वयं को राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बेदरा के युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया। 1759 में डच पराजित होते हैं और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी? तो आंसर हो जाएगा कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई थी। सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? तो सूरत की संधि की बात करें तो अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य हुई थी, यानी ऑप्शन माफ कीजिएगा, कहा गया यहाँ पे सूरत की संधि किनके बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य हुई थी और 1775 में यह संधि हुआ था। इसमें रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने 2500 जो है सैनिक सहायता भी अंग्रेजों के द्वारा इनको दिया गया था। बदले में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को अलग अलग जो है वो जगह की कर वसूलने की छूट अंग्रेजों को दे दी थी। अगला आइए, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल क्या था? तो आंसर हो जाएगा 1858 से 1935 ये काल था। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, यह कथन जो है विलियम बेंटिंक का है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का यह कथन है। और इसमें बुनकरों का की जो दुर्दशा थी, यानी जैसे ही आप जानते हैं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, औद्योगिक क्रांति हो गई थी और अंग्रेज वहाँ के प्रोडक्ट बने हुए कपड़े हमारे देश में लाकर बेचते थे। रिजल्ट ये हुआ कि जो बुनकर थे यहाँ पे वो बेरोजगार हो गए थे। तो इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये बात कही गई है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहले गवर्नर जनरल थे। 1828 से 33 इनका शासनकाल था और इन्हीं के शासनकाल में ठगी प्रथा को भारत से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ये हार्ड मैकेंजी के द्वारा ये शुरू किया गया था और मध्य प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये लागू भी किया गया था। अगला है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा पील आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उनके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हो पाई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और इनका जो एक मित्र था मान सिंह, उसी ने विश्वासघात इनके साथ किया और इसी के कारण 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दी गई। अगला है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह की बात करें फ्रेंड तो 1813 से 1831
1813 से 1831 में ये बंगाल में हुआ और यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और कर्मशाह के द्वारा इस विद्रोह को संचालित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन कब किया था? तो राजा राम मोहन राय की बात करें तो इनके द्वारा आत्मीय सभा का गठन जो है वो 1815 में की गई थी और 1816 में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी जाती है। 1828 में आर्य समाज की स्थापना करी जाएगी और 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करी जाएगी और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा करी जाएगी। अगला है गुलामगिरी पुस्तक के राइटर कौन है? ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। और ज्योतिबा फुले की बात करें तो 1873 में इन्हीं के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और 1851 में प्रथम बालिका विद्यालय की भी स्थापना ये ज्योतिबा फुले जी के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि ये जो लागू किया गया था ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको लागू किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि इसी के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही एक कॉलेज बना था जिसका नाम था स्कॉट विलियम कॉलेज। इसने जो है वो सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए जो है ऐसा कॉलेज बनाया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना करी गई थी। और शिशिर कुमार घोष के द्वारा एक पत्रिका भी प्रकाशित की गई जिसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अगला है, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यह बाल गंगाधर तिलक साहब का है। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। अगला है जी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी 1900। और ध्यान रखिएगा एक साथ आए तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, और 1907 में जिसमें कांग्रेस दो फाड़ हो गई थी, सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन, तो उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा करी गई थी। अगला है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वैगई है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन बृहद क्षेत्र में, जिसे पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है, पाए जाते हैं। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लौड़िया मृदा किस मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा आपका लौड़िया मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान पुणे में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सिंगरौली कोयला सही है, कोरापुट बॉक्साइट सही है, डलीरा जहरा लौहअयस्क सही है, चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज। तो कौन सा सही नहीं है? ये तो सब सत्य हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर माथा जिसे सर क्रिक कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर अवस्थित है। ऊपर वाले को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। उत्तरी जो भारत का अंतिम उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल कहलाता है।
और दक्षिणी अंतिम पॉइंट इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट या पैगमेलियन के भी नाम से इसे जाना जाता है। इधर गौहर माथा पश्चिमी जो बिंदु अंतिम बिंदु गौहर माथा या सर क्रीक के नाम से, और इधर कीबीथू अरुणाचल प्रदेश जो अंतिम पॉइंट भारत का माना जाता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये आते हैं। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी है जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। अगला है मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा अंगुलित या पंचक डेल्टा का ये उदाहरण है। निम्न में से कौन पवन द्वारा कहा गया निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो है भेड़ सिजा नहीं है, छत्रक शहर, यारडांग और रोएस है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर सी कांडला जो है ज्वारीय बंदरगाह है। बाकी जो है प्राकृतिक बंदरगाह में तूतीकोरिन हो गई, पारादीप हो गया, मुंबई हो गया। तो तूतीकोरिन, पारादीप और मुंबई ये प्राकृतिक बंदरगाह हैं। थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा नासिक और मुंबई को। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण विस्तार सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। ये ऑप्शन नंबर ए। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा शेषाचलम, ये अवस्थित हैं आंध्र प्रदेश में। अगला है लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन नंबर डी, ये सिक्किम में निवास करती हैं। और लिम्बू के अलावा भूटिया, तमांग, लेप्चा ये सब सिक्किम की जनजातियां हैं। प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इनमें से ये गुजरात में 1982 में की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। ब्यूटीफुल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हंटर बिडेन है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? तो आंसर हो जाएगा भारत को। अगला है किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा WMO वर्ल्ड मेटाओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1950 में होती है और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट विकलांगों के कहा गया विकलांगों के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है जी निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चौपाल के नाम से। मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा गोवा। तो है नहीं तो इसलिए ई आंसर हो जाएगा। पहला G20 फाइनेंस कहा गया कि पहला G20 फाइनेंस सेंट्रल डॉक्यूमेंट्री मीटिंग की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड आयोजन जो किया जाएगा बेंगलोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किससे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड को मिला है। ऑप्शन नंबर सी। किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद को। नेक्स्ट है बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? तो ये 7 जनवरी 2023 से
जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है और ये 2 चरण में होना है। कितने चरण में? 2 चरण में। और इसकी शुरुआत वैशाली जिले के हरसेर गांव से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगला है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव में यह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बना दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए स्कॉटलैंड ने। किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो हमारे देश के अभिनेता शाहरुख खान जी को इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके पहले जो है NHAI नहाय के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, नहाय के पहले अध्यक्ष आपको कमेंट में लिखना है कि इसके पहले वाले कौन थे, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है? तो 10 सूत्री शांति योजना रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको रोकने की एक विचार जो कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उनके द्वारा सुझाए गए ये 10 सूत्री स्कीम है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड की सरकार ने। हाल ही में हाल ही में कौन सी संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से 1 सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा? तो आंसर हो जाएगा वो दिल्ली एम्स, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मंत्रालय ने। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जो है वो 1 महीने का लंबा कार्यक्रम चलाया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा और इसमें कला और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए जो है यह कार्यक्रम संचालित हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इसके जो है अभी जो मंत्री हैं वो कौन है? मनसुख मंडाविया। अगला है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो ये 50वें मुख्य न्यायाधीश भारत के बने हैं और इनका कार्यकाल नवंबर 2024 तक रहेगा। किस देश ने हाल ही में दूसरी बिमस्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने। और बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बार बार पूछा जाता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में। और भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका इसके सदस्य हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कहा गया कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम S, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में किसने ई कुंभ पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम चंपारण के द्वारा। नेक्स्ट है जी हाल ही में बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सासाराम। अगला है बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा कि पहले तो बेस्ट का फुल फॉर्म जानिए। BEST बिहार इजी
स्कूल ट्रेनिंग सिस्टम, बिहार इजी स्कूल ट्रेनिंग सिस्टम। तो कहा गया इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा सरकारी स्कूलों की निगरानी करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जी कि हाल ही में बिहार के नवादा जिले में इसे इफ्को साहित्य से सम्मानित किया गया है। तो इफ्को साहित्य से किसे सम्मानित किया गया है, जयनंदन जी को सम्मानित किया गया है। अगला है मिस्र के कायरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था, तो बिहार से जो शामिल हुए थे वो डॉक्टर संजय जायसवाल जी शामिल हुए थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अगला है बीजेपी के बिहार बीजेपी के ये अध्यक्ष हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, तो आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा, और पहला जो है इराक है। अगला है नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था, तो कैबिनेट मिशन योजना में भारत संघ का निर्माण, अंतरिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा के लिए चुनाव ये प्रस्तावित थे, लेकिन नहीं था, पाकिस्तान का निर्माण प्रस्तावित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कहा गया 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था, तो ये अधिकार किया गया था नवाब मीर कासिम के द्वारा। अगला है 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतीय गियासुद्दीन ने युद्ध किया था, तो आंसर हो जाएगा ये तिरहुत के राजा से इसने युद्ध किया था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है, तो बिहपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है, यानी ये भागलपुर जिला में हुआ था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, तो बिहार छात्र परिषद को संगठित जो किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है फ्रेंड, तो 40 होती है, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल जो है 169 के तहत जो है राज्य विधानसभा में जितनी भी कुल संख्या है उसका 1/3 कम से कम राज्य विधान सभा में राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी, और न्यूनतम होगी 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये 86वां संविधान संशोधन, जिसमें शिक्षा के अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। अगला है 134 के बाद 35 है, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है, तो आंसर हो जाएगा ये 6 महीने के लिए सीमित की जा सकती है, और आर्टिकल 352 में इसका प्रावधान है। अगला है आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन निम्न में से किस जिले में थी, तो आंसर हो जाएगा अररिया जिले में। अगला है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। अगला है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 30%, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कहा गया कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है, तो आंसर हो जाएगा पहले तो जान लीजिए 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर में वनावरण है, जो कि बिहार की कुल भूमि का 7.84% होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैथ के 10 क्वेश्चन हैं, तो फ्रेंड मैथ का क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा पाऊँगा, मेरे पास अभी वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको PDF चाहिए तो PDF में इसका जो है मैं सॉल्यूशन जो है ऐड कर दूंगा, आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर।